नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। लगातार आपका प्यार मिल रहा है, इसके वजह से मनोबल लगातार ऊंचा जा रहा है। अब हम लोग आपके बीच में लेकर के आए हैं सीटेट की नई वीडियोस को। सीटेट का जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है वो होता है आपका साइकोलॉजी, कि जब आप 1 to 5 की बात करोगे या 6 to 8 की बात करोगे तो साइकोलॉजी एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको 150 में से 90 नंबर तक गेन कराता है। 90 नंबर मैंने क्यों बोला, क्योंकि साइकोलॉजी का खुद का सेक्शन तो 30 नंबर का होता है, लेकिन हर सेक्शन में 50% का कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी का या पेडागॉजी के रूप में कहीं ना कहीं होता है, और अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो 90 नंबर के बराबर होगा। और अगर साइकोलॉजी को आप रट करके जाते हो एग्जामिनेशंस में तो साइकोलॉजी कभी भी आपको रटे हुए पर नंबर नहीं दिलाएगी। साइकोलॉजी अगर कभी भी नंबर दिलाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड की डिमांड करता है कि ये जो स्टूडेंट है जिसको मैं टीचर बनाना चाहता हूँ उस स्टूडेंट के अंदर पढ़ाने लायक क्वालिटी है या नहीं है। और अगर पढ़ाने लायक क्वालिटी नहीं है तो आप उसको रट करके डेवलप नहीं कर सकते। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि साइकोलॉजी समझने का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी कभी भी रटी नहीं जा सकती। अपना माइंड सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, एक टीचर की तरह आपको सोचना पड़ेगा, तब जा करके सीटेट आप तैयार कर जाओगे और आप क्वालिफाई भी कर जाओगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। हम लोग बेसिक से लेकर के चलते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। हम लोग लर्निंग की बात करेंगे, हम लोग मैचुरेशंस की बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसको आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी मान सकते हो कि साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप किया जाए। इन चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले कि साइकोलॉजी है क्या, तो अगर आप जाओगे 322 BC तो साइकोलॉजी जो है उसको अरस्तु ने डेवलप किया था। साइकोलॉजी दर्शन का ही एक पार्ट हुआ करता था, बाद में मनोविज्ञान को अलग किया गया दर्शन से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को, यानी द फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु। क्या अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान की जब आप बात करोगे तो एग्जैक्ट जो नाम निकल करके आता है वो आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहां से निकल करके आया, तो ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। इसको जब आप तोड़ोगे दो पार्ट में तो दो पार्ट में टूटेगा, एक आपका साइकी और दूसरा आपका लोगोस। कि साइकी और लोगोस दो पार्ट से टूटा। साइकी का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में आत्मा, या इसको आप कह सकते हो मन। लोगोस का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन। तो जब आप इसको देखोगे तो जब आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान जब शब्द आपके सामने आएगा तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि बात हो रही है साइकोलॉजी की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान जाना जाता है बुद्धि के विज्ञान के रूप में, शरीर के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज का है, और ये मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है। यही ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा कि साइकोलॉजी जो है वो क्लासिफाइड किया गया कितने भागों में, तो मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं, 14 ब्रांचेज हैं, जिसमें आपका पराविज्ञान, जंतु विज्ञान से लेकर के और शिक्षा मनोविज्ञान तक की बातें होती हैं। यानी कि मनोविज्ञान की कितने क्लासिफिकेशंस हैं, तो 14 शाखाएं हैं, 14 ब्रांचेज हैं मनोविज्ञान की। हम लोगों को कहाँ काम करना है, तो हम लोगों को काम करना है शिक्षा मनोविज्ञान पे। दो ही चीजें हम लोगों को पढ़नी है। नंबर 1 इज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड नंबर 2 इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी पे हम लोग फोकस करेंगे, बाकी किसी मनोविज्ञान के ऊपर हम लोग को काम नहीं करना है। ये जो 30 नंबर आने हैं वो केवल और केवल चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही आते हैं। आगे चलते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई कहाँ से। तो आप दिमाग में रखिएगा कि मनोविज्ञान तक तो ठीक था, मनोविज्ञान का जनक भी मान लिया कि अरस्तु थे। मनोविज्ञान किस लैंग्वेज से निकला, तो ग्रीक लैंग्वेज से। मनोविज्ञान को तोड़ दिया तो आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी, तो 14 शाखाएं। अब अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का क्या मतलब, या प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो मनोविज्ञान का शिक्षा में अनुप्रयोग।
कि मनोविज्ञान को किस तरीके से हम लोग शिक्षा में यूज करेंगे। यानी अगर हम बच्चे के मन का विज्ञान जान लें, बच्चे की आत्मा का विज्ञान जान लें, तो कहीं ना कहीं उसको शेप करने में और उसको एजुकेट करने में हमें आसानी हो जाएगी। और इसी वजह से मनोविज्ञान को शिक्षा के अंदर जोड़ा गया। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर आप बात करोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है किसको, तो थॉर्नडाइक को, कि शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले प्रयोग किया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में किस तरीके से बच्चों के साथ जोड़ा जाए ताकि टीचर को बच्चे के व्यवहार का अध्ययन पता कर ले और बच्चे को आसानी से कैटेगराइज करके और कम मेहनत करके जल्दी सिखा दे। अब जब आगे आप जाते हो तो वाटसन का एक स्टेटमेंट भी याद आता है, और वाटसन ने ये स्टेटमेंट दिया था, लगातार कई एग्जामिनेशंस में आया था कि वाटसन ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे कोई भी बच्चा दो और उसको जो भी बनाना चाहते हो मैं उसको बना करके रहूंगा। ये बात उन्होंने क्यों कही थी कि वाटसन ने कहा था कि मुझे कोई छोटा बच्चा दे दो और मुझे उस बच्चे को क्या बनाना है बता दो, मैं उसको बना करके रहूंगा। तो वाटसन ने इसी दम पर बोला होगा कि बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो केवल और केवल उसके मनोविज्ञान और व्यवहार का पड़ता है। यानी अगर उसके व्यवहार का अध्ययन कर लिए, उसके हिसाब से उसको शेप करना शुरू कर दिए, एजुकेट करना शुरू कर दिए, तो जो करना चाहते हो वो हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़ना, इसको हम लोगों ने नाम दिया शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना गया, तो थॉर्नडाइक साहब को माना गया। इसी पे हम लोग काम करते हैं। जो सबसे प्राइमरी चीज़ है साइकोलॉजी की या एजुकेशनल साइकोलॉजी की, जो सबसे प्राइमरी चीज़ है हम लोग उस पर बात करते हैं, और सबसे प्राइमरी चीज़ है उसमें अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, या सबसे इजी लैंग्वेज जो आपको इजीली समझ में आए। हमें नहीं मतलब कि आप मनोविज्ञान पढ़े हो या नहीं, हमने पहले ही कहा था कि कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, रटना नहीं है, रटने के ऊपर काम नहीं करना है। सबसे इजी लैंग्वेज में आप अगर अधिगम शब्द यूज करते हो तो अधिगम का सबसे इजी मीनिंग होता है सीखना, लर्निंग। अगर लर्निंग की आप बात करोगे तो लर्निंग के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया कि सीखना है क्या, तो कहा गया सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। कि अगर किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरीके से व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसी व्यवहार के परिवर्तन को हम लोगों ने नाम क्या दिया, लर्निंग का। यानी सीखना क्या है, तो आपने कह दिया व्यवहार में परिवर्तन। कई जगह आप कंफ्यूज होते हो कि पॉजिटिव चेंजेस को अधिगम कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, कि नेगेटिव चेंजेस को भी कहेंगे, तो दोनों को कहेंगे। अगर आप अच्छी आदतें सीख रहे हो, कोई अच्छी जानकारी आपके पास आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो वो भी लर्निंग है। अगर आप चोरी करना सीख रहे हो, आप जुआ खेलना सीख रहे हो, तो उसको भी लर्निंग ही बोला जाएगा। लर्निंग दोनों होती है। क्लियर है। अब एक चीज दिमाग में रखिए कि अभ्यास से ही परिवर्तन होना चाहिए। यानी व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो अभ्यास होना चाहिए। कि किसी भी तरीके के अभ्यास की वजह से व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसी को हम लोग परिवर्तन लर्निंग कहते हैं। आगे चला जाए कि पहली पॉइंट हमने कह दी कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमने कह दिया कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अभ्यास से या अनुभूति से होता है। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि कहीं कहीं पर इसको काटा भी गया कि हर बार जो परिवर्तन आता है वो केवल अभ्यास से नहीं आता। कभी कभी एक छोटी सी गलती बिना अभ्यास के भी आप आगे से वो गलतियां दोबारा नहीं करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक छोटे बच्चे का हाथ कभी भी अगर तवे पर पड़ जाए तो उसको रोज रोज अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। एक बार में वो समझ गया या एक बार में वो सीख गया कि आज के बाद तवे के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, क्योंकि तवे पर हाथ रखने से आदमी जल सकता है। यानी पहली पॉइंट हमने बोला क्या कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, किसके द्वारा, तो अभ्यास के द्वारा। और दूसरी कहा गया कि ये परिवर्तन जब भी होगा तो ये परिवर्तन हमेशा अस्थायी परिवर्तन होगा। यही लर्निंग है। लर्निंग को सबसे बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, फिर से सुनिएगा कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या इजी लैंग्वेज में सीखना। अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लेकिन ये ध्यान दिमाग में रखिएगा कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे आपकी तबीयत खराब हो तो भी व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। आप अगर किसी दवा की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। आपके अंदर मैच्योरिटी आती है तो भी व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। इसको लर्निंग में कैटेगराइज नहीं करेंगे। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे प्रॉपर लर्निंग और मैच्योरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, कि अधिगम किसको कहते हैं और परिपक्वन किसको कहते हैं।
अधिगम और परिपक्वन की जब बात करोगे, अधिगम समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलता हूं, परिपक्वन की बात करता हूं कि परिपक्वन या मैच्योरेशन की अगर बात करोगे तो हमने कहा पहली कंडीशन कि परिपक्वन है क्या, तो परिपक्वन हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन को। ध्यान दीजिएगा कि वहां पर हमने अधिगम में हमने एक स्टेटमेंट दिया कि व्यवहार में अभ्यास के जरिए आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है, तो अधिगम था। लेकिन परिपक्वन अभ्यास से नहीं आएगा, परिपक्वन हमेशा आएगा आपकी बढ़ती आयु की वजह से। यानी व्यवहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन पूरे तरीके से आयु पर आधारित होगा, कभी भी अभ्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यानी आयु के वजह से व्यवहार में परिवर्तन, इसी को हम लोग नाम देते हैं किसका, मैच्योरेशन का, यानी परिपक्वन का। तो अंतर समझ में आ गया होगा। अधिगम हम लोग लर्निंग को बोलते हैं, यानी अभ्यास द्वारा अस्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग लर्निंग बोलेंगे। परिपक्वन की जब बात करेंगे तो हमने कहा कि इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होगी, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी उसका मैच्योरिटी लेवल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। मैच्योरिटी लेवल यानी सीखने समझने की क्षमता जो होगी उसकी बढ़ती चली जाएगी, उसको हम लोग नाम देंगे मैच्योरेशन का, यानी परिपक्वन का। अब हम लोग सीधा सीधा इसका अंतर देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है लर्निंग में और मैच्योरेशन में। कि अगर हमसे बात किया जाए अधिगम यानी लर्निंग, और दूसरा नाम लिया जाए परिपक्वन यानी मैच्योरेशन, इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम एक चीज बोलें कि परिपक्वन जो है यानी मैच्योरेशन जो है ये जन्मजात क्रिया है, यानी जन्म से होती है। लेकिन अधिगम की बात करोगे तो ये जन्मजात क्रिया नहीं है, ये टाइम देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब होगी। यानी परिपक्वन जन्म से ही होने लगता है कि छोटा बच्चा जो होता है उसको उतनी समझ नहीं होती, 1 साल का होता है उसको थोड़ी सी समझ हो जाती है, 2 साल का होता है समझ और बढ़ती है, 3 साल का वो समझ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी स्पेशल तरीके की चीजों को करने के लिए जो अभ्यास कर रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं अधिगम का। तो पहला अंतर तो ये निकल कर क्या आया कि अधिगम जन्मजात नहीं होता। अधिगम जब भी होगा तो आपका जन्म के बाद सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब परिपक्वन की बात करोगे तो परिपक्वन जन्मजात होगा। सीखना क्या है, तो एक अर्जित अभिक्रिया है, यानी कि आपको अर्जन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आगे चल रहे हैं कि परिपक्वन में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसके लिए आपको किसी भी तरीके का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अधिगम के लिए आपको दी गई चीजों पर काम करना पड़ेगा, यानी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों पर काम नहीं करोगे। क्लियर है। आगे चलते हैं कि परिपक्वन की जो प्रक्रिया है वो एक सामान्य मानी जाती है, यानी परिपक्वन एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि हर उस उम्र के बच्चे के अंदर सामान्य रूप से पाई जाएगी, किसी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर मेंटल एबिलिटी लगभग बराबर है तो। लेकिन अधिगम जो है ये आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी आप कह सकते हो कि कोई बच्चा तेजी से सीख सकता है, कोई बच्चा धीरे सीख सकता है, कोई बच्चा किसी अच्छे काम में। अगर आप बात करोगे कि हॉकी खेलना, तो हो सकता है कोई बच्चा हॉकी खेलना जल्दी सीखे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लड़का पढ़ना भी तेजी से करे। दूसरा लड़का हो सकता है पढ़ने में तेज हो, हॉकी उतने अच्छे तरीके से कमांड न कर पाए। यानी आप कह सकते हो कि परिपक्वन जो है वो एक जनरल प्रोसेस है जो सबके अंदर समान रूप से पाया जाएगा कि 10 से 12 साल का लड़का ऐसा होना चाहिए, तो ज्यादातर बच्चे वैसे होंगे। लेकिन 10 से 12 साल के सारे बच्चे का लर्निंग प्रोसेस सेम हो तो इसका मतलब कि सेम नहीं होगा, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं तो कहा गया कि परिपक्वन की क्रिया जो है वो सतत होती है, यानी लगातार होती है एक उम्र तक, कि एक उम्र से लेकर के एक उम्र तक जाते जाते आप लगातार परिपक्व होते हो। एक उम्र के जाने के बाद आपकी परिपक्वता अपने मैक्सिमा पर पहुंच जाती है और उसके बाद आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अधिगम के बारे में क्या है कि ये सतत नहीं होती, ये आजीवन चलती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। परिपक्वन जो है वो लगातार होगा, आपके एज के हिसाब से आपके अंदर मैच्योरिटी आती चली जाएगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। शारीरिक अस्वस्थता अगर आपके साथ नहीं है तो ज्यादातर चीजें आप लर्न कर सकते हो। मैच्योरिटी आपको जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। लर्निंग अगर आप चाहो तो आप गेन कर सकते हो, यह अंतर है आपका मैच्योरिटी में। आगे कह रहा है कि परिपक्वन में
शारीरिक परिवर्तन होता है। परिपक्वन जब भी होगा तो उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन होगा, यानी आपके शरीर के अंदर अंतर आना शुरू हो जाएगा, मैच्योरिटी, क्योंकि वो आयु पर आधारित है तो आयु के हिसाब से शरीर में भी परिवर्तन होगा और आपके मैच्योरिटी लेवल में भी परिवर्तन होगा। अधिगम की बात किया जाए तो अधिगम में शारीरिक परिवर्तन नहीं होगा, इसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा या आप कह सकते हो मानसिक परिवर्तन होगा। इसके अलावा आपको देख के नहीं बताया सकता, आपके शरीर को देख के नहीं बताया जा सकता कि आप क्या क्या सीख चुके हो, लेकिन मैच्योरिटी लेवल आपको देख के बताया जा सकता है कि आप इस उम्र के हो तो आपके अंदर ये चीजें जरूर होंगी, तो एक अंतर होगा। ये शारीरिक क्रिया, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है क्योंकि ये डिपेंड करती है पूरे तरीके से शारीरिक परिवर्तन पे। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है, ये बाहर से दिखाई नहीं देगी। आगे चलते हैं कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सीखने की जो क्रिया यानी अधिगम जो है वो पूरे तरीके से डिपेंड करता है परिपक्वन पे, लेकिन परिपक्वन जो है वो पूरे तरीके से डिपेंड नहीं करता अधिगम पे। यानी आप दिमाग में रखिएगा कि सीखने की क्रिया परिपक्वन पे डिपेंड करती है कि अगर आप चाहो कि एलकेजी और यूकेजी का बच्चा जो प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ है उसको आप सीटेट क्वालिफाई करा दो, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन मैच्योरिटेशन, कि मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैच्योरेशन कभी लर्निंग पर डिपेंड नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर 30 साल का आदमी सीटेट क्वालिफाई हो, हर 35 साल का आदमी सीटेट क्वालिफाई हो या उस लायक उसकी एबिलिटी हो। तो मैच्योरिटी और लर्निंग का ये आपस में संबंध था। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा कि अधिगम के अंदर क्या कहा गया कि अधिगम जो है वो जन्मजात क्रिया नहीं है, परिपक्वन जन्मजात है। अधिगम जो है उसके लिए अभ्यास होना चाहिए, परिपक्वन के लिए किसी प्रकार के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। अधिगम जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, परिपक्वन जो है वो सामान्य प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो आजीवन होगा, परिपक्वन लगातार कुछ समय तक चलने के बाद एक अपेक्स पोजीशन पर पहुंचने के बाद रुक जाएगा। परिपक्वन से शारीरिक परिवर्तन होता है और अधिगम से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि अधिगम जो है वो परिपक्वन पर डिपेंड है, लेकिन परिपक्वन जो है वो अधिगम पर डिपेंड नहीं है। तो ये बेसिक चीजों को लेकर के चल रहा हूं, जहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके उठते हैं, और मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा, रटना नहीं है कि व्हाट इज लर्निंग हम रट दें या लिख लें उसके वजह से और रट करके हम चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। सीटेट या यूपी टेट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करेगा। ऐसी वीडियो और ले आऊंगा। अभी आगे चलता हूं कि अधिगम के प्रकार की अगर बात करेंगे, अधिगम के प्रकार यानी टाइप ऑफ लर्निंग, जब इनके बारे में बात करोगे कि आदमी कितने तरीके से सीख सकता है, तो ये जो डिवीजन मैंने किया है, ये डिवीजन मैंने किया है उसबेल के अनुसार। उसबेल साहब के अनुसार हमने ये डिवीजन किया है। उसबेल साहब ने 1968 में डिवीजन किया था कि कोई भी आदमी कितने तरीके से सीख सकता है। तो पहला तरीका उन्होंने बताया अभिग्रहण, अभिग्रहण। दूसरा तरीका बताया अन्वेषण, अभिग्रहण, दूसरा तरीका अन्वेषण, तीसरा तरीका रटकर और चौथा तरीका अर्थपूर्ण। इंग्लिश में देख लीजिएगा कि सबसे पहले हमने बात किया अभिग्रहण का, यानी रिसेप्शन की बात की गई कि आदमी रिसीव कर रहा है। अन्वेषण डिस्कवरी, उसके बाद रटकर, तो रटकर हम लोग बोलते हैं रोट लर्निंग, और अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल। ये 4 तरीके की लर्निंग को हम लोगों ने बात किया कि लर्निंग कितने प्रकार के होंगे। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये उसबेल साहब के अनुसार है। 1968 में उसबेल साहब ने क्लासिफिकेशन किया था किसका, लर्निंग का। पहला नाम दिया था अभिग्रहण, दूसरा नाम दिया था अन्वेषण, तीसरा नाम दिया था रटकर और चौथा नाम दिया था अर्थपूर्ण। ज्यादातर चीजें नाम से क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको आगे करता हूं कि एक तरीका अभिग्रहण, अभिग्रहण का मतलब दूसरों को देखा और देख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया कि दूसरा ये काम करता है तो जल्दी सफल होता है, तो मैं भी ये काम करूं। क्योंकि एक चीज कही गई है कि ज्यादातर चीजें अपने ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमको अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभव से भी सीखना पड़ेगा। तो जो अनुभव द्वारा सीखने वाली जो बात है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, दूसरे को देख करके जो रिसेप्ट करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं अभिग्रहण का।
अन्वेषण भी एक तरीके की खोज है कि आप खुद से किसी काम को करते हो, बार बार असफल होते हो, और बार बार असफल होने के बाद एक बार जब तुम सफल होते हो तो आप उसको कहते हो कि मैंने खुद अन्वेषण किया है, और अन्वेषण वाली चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। आपको याद आ रहा होगा कि हाई स्कूल इंटर में एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का जरूर जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से आपके दिमाग में चीजें बैठती हैं। थ्योरी लंबे समय तक दिमाग में नहीं बैठती, अगला नाम थ्योरी का ही है, रट कर चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकता। और तीसरी लास्ट कंडीशन है, चौथी, वो है आपकी अर्थपूर्ण, कि चीजों को पढ़िए, पढ़ के उनका अर्थ समझिए, और अर्थ समझने के बाद आप आएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल। तो ये 4 कंडीशन है, अधिगम के प्रकार, अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि इसमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है, या इस टीचर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिलाता है, तो हमारे यहाँ 1 to 8 तक लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि मीनिंगफुल टीचिंग जाए या मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे के पास जाए, ताकि बच्चा समझे। हम कभी भी रटने पर जोर नहीं देना है, हम कभी भी अन्वेषण नहीं कराना है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी टीचर्स हैं। प्राइमरी टीचर्स या जूनियर टीचर डिस्कवरी नहीं करा सकता। अभिग्रहण बच्चे का बाहरी व्यवहार में बदलाव लाने दीजिए, लेकिन पढ़ाने जब आप आए हो तो आपका प्रयास ज्यादातर क्या होना चाहिए कि अर्थपूर्ण काम करना है, यानी बच्चे को उसका अर्थ समझाना है, और अर्थ समझने के बाद जब बच्चा उन चीजों को पकड़ना सीख जाए, बच्चा उन चीजों को जब सीख जाए अच्छे तरीके से, तब उसके ऊपर क्वेश्चनिंग आंसरिंग हम लोग कराते हैं। तो ये छोटी छोटी वीडियोस आपके बीच में लेकर के आया हूं आज। हालांकि मेरा पहला वीडियो है सीटेट के ऊपर, पहला इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो कि सीटेट का इंट्रोडक्शन मैं लेकर के आपके बीच में आया हूं। ऐसी जितनी भी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाली हैं, वैसे वीडियोस लगातार आपके बीच में लेकर के, आपके फायदे की चीजों को लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। मेरे चैनल को एजुमेनिया 247, मेरे चैनल को आप हमेशा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। हमारा साथ लगातार देने के लिए धन्यवाद।